तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसे वायरल इंटरनेट जोक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने देखते ही देखते एक विशाल राजनीतिक मूवमेंट का रूप ले लिया। इंटरनेट की दुनिया में तो देखिए आए दिन मीम्स वायरल होते हैं और फिर गायब भी हो जाते हैं, है ना? लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी, जिसे लोग प्यार से सीजेपी भी कह रहे हैं, उसकी कहानी बिल्कुल अलग है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी बात की तह तक जाएंगे कि कैसे महज एक व्यंग्य ने लाखों युवाओं की नब्ज पकड़ ली और एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया जिसने पूरे सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया। हम डेटा, इतिहास और जमीनी हकीकत, इन तीनों के चश्मे से इस पूरी घटना को समझने की कोशिश करेंगे। 1.5 करोड़, जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट ने महज कुछ ही दिनों में 1.5 करोड़ फॉलोअर्स का अविश्वसनीय आंकड़ा पार कर लिया। मतलब ये नंबर इतना बड़ा है कि इसने देश की सबसे पुरानी और स्थापित राजनीतिक पार्टियों के सोशल मीडिया नंबर्स को भी पीछे छोड़ दिया। ये आंकड़ा ही अपने आप में इस मूवमेंट के स्केल को स्थापित कर देता है। ये साफ दिखाता है कि ये कोई साधारण सा इंटरनेट ट्रेंड नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा तूफान था जिसने रातों रात करोड़ों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और पता है सबसे हैरानी की बात क्या है? ये सब कितनी तेजी से हुआ। इस पूरे मूवमेंट का जन्म महज 24 घंटे के अंदर हुआ है। देखिए, 15 मई को सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान एक टिप्पणी सामने आती है। ठीक अगले दिन 16 मई को एक्स पर, जिसे हम पहले ट्विटर कहते थे, एक साधारण सा गूगल फॉर्म बनाया जाता है। और 17 मई आते आते ये एक वायरल एक्सप्लोजन में बदल जाता है, जहां लाखों लोग एक व्यंग्यात्मक झंडे के नीचे एकजुट हो जाते हैं। इतनी तेजी से किसी भी राजनीतिक या सामाजिक मंच का खड़ा होना वाकई अपने आप में एक पूरी केस स्टडी है। अब सवाल उठता है कि इस पूरी घटना का कैटलिस्ट क्या था? शुरुआत कहाँ से हुई? रिपोर्ट्स के अनुसार यह सुप्रीम कोर्ट के एक जज की कथित मौखिक टिप्पणी थी, जिसे मीडिया में बहुत बड़े स्तर पर रिपोर्ट किया गया। हालांकि यहाँ निष्पक्ष रूप से ये बताना बहुत जरूरी है कि बाद में खुद जज द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया था कि उनके शब्दों को गलत तरीके से पेश किया गया। वे असल में उन लोगों की बात कर रहे थे जो फर्जी और बोगस डिग्री लेकर लीगल प्रोफेशन में घुल जाते हैं। लेकिन जब तक ये स्पष्टीकरण आया, तब तक ये टिप्पणी इंटरनेट पर एक पूरी पीढ़ी की दुखती रग पर हाथ रख चुकी थी और लोगों का गुस्सा भड़क चुका था। इस मूवमेंट के पीछे जो दिमाग था ना, उसने इस कथित अपमान का बहुत ही चतुराई से फायदा उठाया। उसने कोई बचाव नहीं किया, बल्कि इससे ही अपना हथियार बना लिया। उन्होंने पार्टी के टैगलाइन ही रख दी, आलसी और बेरोजगारों की आवाज। और सदस्य बनने की योग्यता, वो तो और भी मजाकिया ढंग से तय की गई। इसके लिए आपका बेरोजगार होना, आलसी होना और क्रॉनिकली ऑनलाइन, यानी दिन भर इंटरनेट पर चिपके रहना जरूरी था। ये एक ऐसा तीखा और सीधा व्यंग्य था जिसने उन तमाम युवाओं को जोड़ दिया जो खुद को सिस्टम से एकदम बाहर महसूस कर रहे थे। तो ये तो था मजाक, लेकिन मजाक के पीछे की सच्चाई क्या है? आइए डेटा को डीकोड करते हैं और देखते हैं। अगर हम इस चार्ट को देखें तो यहाँ एक बहुत भारी विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ हमारी कुल राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 5.5% है। सुनने में ये आंकड़ा काफी शांत और सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही बात 15 से 29 साल के युवाओं की बेरोजगारी की होती है, तो ये ग्राफ सीधा 15.2% पर पहुंच जाता है, कुल दर से करीब 3 गुना ज्यादा। ये साफ तौर पर उस विशाल गुस्से और हताशा को प्रमाणित करता है जो इस वायरल जोक के ठीक पीछे छिपा है। लेकिन रुकिए, असली संकट सिर्फ नौकरियों की कमी नहीं है, बल्कि एम्प्लॉयबिलिटी यानी रोजगार योग्यता का भी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश के आधे से भी कम, यानी सिर्फ 42.6% ग्रेजुएट्स ही ऐसे हैं जिनके पास असल में नौकरी करने लायक स्किल्स हैं। बाकी 57.4% ग्रेजुएट्स के पास डिग्री तो है, लेकिन वे काम के लिए तैयार ही नहीं है। ये डेटा हमें साफ साफ दिखाता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था और इंडस्ट्री की मांग के बीच कितनी बड़ी खाई है। अगर हम इसे और गहराई से देखें और अलग अलग डेमोग्राफिक्स की बात करें तो हालात और भी चिंताजनक लगते हैं। शहरों में पढ़े लिखे युवाओं की बेरोजगारी लगभग 17% है, ग्रेजुएट्स में ये 13% है और शहरी युवा महिलाओं के मामले में तो ये आंकड़ा 20% को भी पार कर जाता है। और तकनीकी शिक्षा, आईटीआई और पॉलिटेक्निक से निकलने वालों की रोजगार योग्यता महज 33% और 46% तक गिर जाती है। ये डेटा चीख चीख कर बता रहा है कि कैसे एक पूरी पीढ़ी उस सिस्टम से छली हुई महसूस कर रही है जो उन्हें डिग्रियां तो बांट रहा है, लेकिन हुनर नहीं दे रहा। अब आते हैं एक अहम मुद्दे पर, नेतृत्वहीन आंदोलनों का खतरा। जब सिर्फ गुस्सा काफी नहीं होता,
इसे समझने के लिए हमें स्लैक्टिविज्म के इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इसका सीधा सा मतलब है न्यूनतम कमिटमेंट के साथ सिर्फ भावनाओं में बहकर हिस्सा लेना। उदाहरण के लिए 5 लाख लोगों का इंटरनेट पर एक गूगल फॉर्म भर देना असल में जमीन पर उतरकर 5 लाख वोट देने के बराबर बिल्कुल नहीं होता। फॉर्म भरने में तो बस 30 सेकंड लगते हैं, लेकिन संगठन बनाने या बूथ तक जाने में जो पसीना बहाना पड़ता है ना, वो अलग ही चीज़ है। यहीं पर डिजिटल एक्शन का एक भ्रम पैदा होता है जो कभी भी असल दुनिया के एक्शन का विकल्प नहीं हो सकता। और इस आंदोलन की एक और सबसे कमजोर कड़ी इसकी पहचान में ही छिपी है। मतलब अगर हमारी पूरी पहचान सिर्फ इस बात पर टिकी है कि हम आलसी और बेरोजगार हैं, तो इसे सिर्फ एक आउटरेज प्रॉब्लम यानी केवल आक्रोश की समस्या कहा जाएगा। ये सिस्टम की खामियों को उजागर तो बहुत अच्छे से कर देता है, लेकिन क्या ये कोई ठोस समाधान पेश करता है? बिल्कुल नहीं। केवल शिकायतों के आधार पर आप कोई स्थायी बदलाव नहीं ला सकते। चलिए अब अतीत से कुछ सबक लेते हैं, देखते हैं कि इतिहास हमें क्या चेतावनी देता है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो 2 बड़े उदाहरण सामने आते हैं। एक तरफ 2011 का इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन था, जिसकी पहुंच पूरे देश में थी, लेकिन इसके बावजूद देश का पहला लोकपाल नियुक्त होने में पूरे 8 साल लग गए। दूसरी तरफ अरब स्प्रिंग है, जो सोशल मीडिया के सहारे कई देशों में आग की तरफ फैला। इसने पुरानी सरकारों को तो उखाड़ फेंका, लेकिन जब नई स्थिर व्यवस्था बनाने की बारी आई तो उसे कड़ा संघर्ष करना पड़ा। दोनों में एक ही समानता थी, विशाल सामाजिक पहुंच तो थी, लेकिन बिना स्ट्रक्चर के रिजल्ट्स या तो लेट आए या फिर अस्थिर रहे। तो इससे हमें क्या समझ आता है? सबसे बड़ा सबक यह है कि सोशल मीडिया पुरानी व्यवस्था पर सवाल उठाने या उसे अस्थिर करने का एक बेहतरीन टूल है, लेकिन जब बात एक नई व्यवस्था खड़ी करने की आती है ना, तो यह बहुत कमजोर साबित होता है। बिना स्पष्ट नेतृत्व के, बिना ठोस संगठन के और बिना लगातार फॉलोअप के इंटरनेट की सारी एनर्जी बस भाप बनके उड़ जाती है। तो फिर असली बदलाव का रास्ता क्या है? मजबूत नींव कैसे तैयार की जाए? सबसे पहली और पक्की नींव है साइंटिफिक टेम्पर, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये कोई आज का नया विचार नहीं है। इसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था और 1976 में इसे एक मौलिक कर्तव्य के रूप में हमारे संविधान में भी जोड़ा गया। यहाँ तक कि हमारी जो नई शिक्षा नीति है, वो भी इसे 21वीं सदी का सबसे जरूरी कौशल मानती है। ये मानसिकता हमें एक फैन की तरह आंख मूंदकर चीजों को मानने से रोकती है और हमें सबूत मांगने और तथ्यों का सम्मान करने की सीख देती है। अब इस दृष्टिकोण को आचरण में लाने के लिए एक क्रिटिकल थिंकर को हमेशा खुद से और सिस्टम से ये 4 बेसिक सवाल पूछने चाहिए। पहला, भाई किसी भी दावे का सबूत क्या है? दूसरा, असल डेटा क्या कहानी बयां कर रहा है? तीसरा, इस पूरी प्रक्रिया में अंततः फायदा किसका हो रहा है? और चौथा, जो सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी है, क्या मैं खुद गलत हो सकता हूं? ये 4 सवाल हमें किसी भी तरह के मैनिपुलेशन से बचा सकते हैं, फिर चाहे वो राजनेता हो, मीडिया हो या कोई वायरल इंटरनेट आंदोलन। और सिर्फ सवाल ही नहीं, व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमें इन 3 एक्शन वाले स्तरों से होकर गुजरना होगा। पहला कदम व्यक्तिगत है। सिर्फ डिग्री के भरोसे मत बैठिए, वो स्किल्स सीखिए जिनकी आज इंडस्ट्री को असल में जरूरत है। दूसरा कदम सामूहिक है। इंटरनेट के हैशटैग से बाहर निकलिए, ऑफलाइन संगठित हों, आरटीआई का इस्तेमाल करें और सबसे जरूरी वोट डालने जरूर जाएं। और तीसरा कदम व्यवस्थागत है। ऐसी शिक्षा प्रणाली और संस्थानों की मांग करें जो स्वतंत्र हों, जवाबदेह हों और जहां सच में रोजगारपरक शिक्षा पर जोर दिया जाए। अब इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे जो युवाओं का गुस्सा है, वो ऐतिहासिक भी है और जायज भी। लेकिन गुस्सा सिर्फ एक अलार्म की तरह होता है। अलार्म का काम आपको नींद से जगाना होता है, वो आपको कोई समाधान नहीं देता। तो मुख्य सवाल ये है कि जब ये अलार्म बजना बंद हो जाएगा, तब क्या होगा? क्या ये पीढ़ी जागकर एक नई और मजबूत व्यवस्था का निर्माण करेगी या फिर वापस सो जाएगी? इसका फैसला पूरी तरह से तथ्यों और हमारे क्रिटिकल थिंकिंग पर निर्भर करेगा। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।